जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको P टोटल इज इक्वल P नॉट ए है वेपर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन अकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशंस पढ़ना। अब तक इस चैप्टर की 2 वीडियोस आ चुकी है। पहली वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और दूसरी वीडियो में हमने गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हेनरीज लॉ सीखा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व कर देंगे। ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि जो लिक्विड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड्स और एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, जैसे कि वाटर, एसीटोन। इनको अगर हम डाल दें तो ये इवेपोरेशन शो करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। अगर मैं इसको टेबल पे या कहीं पे भी ऐसे गिरा दूँ, पानी गिरा दें या एसीटोन गिरा दें, तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे। और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स जो इवेपोरेट नहीं होते, जैसे कि हनी। अगर हम हनी को स्प्रेड कर दें किसी टेबल पे तो क्या वो इवेपोरेशन शो करेगा? नहीं करेगा। इसी तरह ग्लिसरीन, ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इवेपोरेट नहीं होते और ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो राउल्ट्स लॉ है इसमें हम पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में। किसके बारे में? 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स, मतलब वो लिक्विड्स जो इवेपोरेट हो जाए, जैसे कि पानी, एसीटोन वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। 2 तरह के लिक्विड्स होते हैं। एक होता है वॉलेटाइल लिक्विड। क्या होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड? वो लिक्विड्स जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। लिक्विड्स which evaporates easily। जिसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास वाटर, एसीटोन। और दूसरा हमारे पास होते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं? वो लिक्विड जो इवेपोरेट इजीली नहीं होते हैं। लिक्विड्स विच डू नॉट इवेपोरेट इजीली। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हनी, ग्लूकोज, ग्लिसरीन। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। तो राउल्ट्स लॉ में हम पढ़ते हैं वॉलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर के बारे में, मतलब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। पर कौन से टाइप का लिक्विड होगा? वो होगा हमारा वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे फिलहाल वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में। हमने 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, तो फिर उस सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और राउल्ट्स लॉ के बारे में देखेंगे। अब राउल्ट्स लॉ देखने से पहले ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। हम एक नई टर्म सीखने वाले हैं, वेपर प्रेशर। तो देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेपर प्रेशर होता है प्रेशर exerted by vapors on surface of a liquid। वेपर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड के सरफेस पे वेपर्स जो हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड भर दिया, कोई भी इसके अंदर मैंने वॉलेटाइल लिक्विड भर दिया। सपोज वाटर ही भर देते हैं, वाटर हमारा वॉलेटाइल होता है, मतलब जो इवेपोरेट हो जाए। इसमें मैंने वॉलेटाइल लिक्विड भर दिया। अब इस बीकर को मैंने ऊपर से
बंद कर दिया, एक लिड लगा दी और इसको बंद कर दिया। अब ये एक क्लोज्ड कंटेनर बन गया। ये क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। अब क्या हो रहा होगा इस कंटेनर के अंदर? इस कंटेनर के अंदर सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, है ना। और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट हो रहे होंगे वेपर फेस में, या हम बोल सकते हैं गैसियस स्टेट में, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये जो है ऐसे वेपर्स बन रहे होंगे, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो लिक्विड फेस से गैसियस फेस में चेंज हो रहे होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो इस तरह से इवेपोरेशन हो रही होगी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वेपर फेस इंक्रीज हो रहे होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वेपर फेस इंक्रीजेस। ठीक है, यही हो रहा होगा। अब कुछ देर तक इवेपोरेशन होती रहेगी और यहाँ लिक्विड से वेपर में ये कन्वर्ट होते रहेंगे पार्टिकल्स। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा? थोड़े टाइम बाद कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगी और अब जो वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे पार्टिकल्स। अभी जो है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे पार्टिकल्स, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगी और पार्टिकल्स वापसी लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो इसका मतलब इवेपोरेशन भी हो रही होगी और कंडेंसेशन भी हो रही होगी। ठीक है, पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर फेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और एट द सेम टाइम वो वेपर फेस से लिक्विड फेस में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो हमारी रेट है इवेपोरेशन की, वो इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब कि जितने पार्टिकल्स, मान लेते 3 पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसी टाइम में 3 पार्टिकल्स वेपर से वापसी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ लिखते हैं, इसे नीचे एक काम करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड से वेपर फेज में, वो इक्वल हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर से लिक्विड फेज में। अगर हम बोले कि 1 मिनट में 10 पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं, तो 1 मिनट में वो वापसी वेपर से लिक्विड फेज में भी आ रहे हैं, तो इवेपोरेशन का जो रेट है और कंडेंसेशन का जो रेट है वो इक्वल हो गया। ठीक है, इस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब हम ये बोल सकते हैं ये हमारा जो क्लोज्ड कंटेनर है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे पहुंच चुका है। इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। यही होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। अब इसके अंदर रिएक्शन तो हो रही है, वाटर जो है लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, वेपर से लिक्विड में जा रहे हैं, पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वेपर फेज में वो सेम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से वो वापसी लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये जो हमारा क्लोज कंटेनर था इसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेपर्स प्रेजेंट है हमारे पास, ये हमने वेपर्स बनाए, ये हमारे लिक्विड के वेपर्स हैं। अब ये वेपर्स क्या कर रहे होंगे, जो सरफेस है लिक्विड का इस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सबको हटा देते हैं। ये हमारे पास वेपर्स हैं लिक्विड के, ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और कहाँ एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये हमारा लिक्विड है, ये उस लिक्विड का सरफेस है, इस सरफेस पे ये वेपर्स जो है कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो वेपर्स, जो सरफेस ऑफ लिक्विड पे वेपर्स जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को हम शॉर्ट में वीपी लिख देते हैं।
समझ के क्या होता है वेपर प्रेशर, इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो समझे वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर और कुछ नहीं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड होता है। किसी लिक्विड के सरफेस पे वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब जब हमने वेपर प्रेशर सीख लिया है तो अब हम आगे चल सकते हैं अपने राउल्ट्स लॉ पर। तो अब चलते हैं राउल्ट्स लॉ पर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड। दो वॉलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये लॉ दिया था। ठीक है, अब सपोज करते हैं मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने कोई वॉलेटाइल लिक्विड ए डाल दिया, लिक्विड ए डाला जो कि वॉलेटाइल है। ठीक है, इसको ऊपर से मैंने बंद कर दिया, इस तरह से लिड लगा के मैंने कंटेनर को बंद कर दिया। अब ये क्लोज्ड सिस्टम हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस लिक्विड ए के वेपर्स प्रेजेंट होंगे और ये वेपर्स सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे और इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि जो वेपर प्रेशर है बाय प्योर लिक्विड ए, उसको मैंने सपोज मान लिया पी नॉट ए। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। नॉट का मतलब है प्योर लिक्विड ए। अभी आगे जाके हम मिक्सचर बनाएंगे तो मिक्स करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जब हमने मिक्स नहीं करा, एक बीकर था उसमें लिक्विड ए था जो कि वॉलेटाइल था, उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर था उसको मैंने माना पी नॉट ए। अब क्या करते हैं, एक दूसरा बीकर लेते हैं, इस बीकर में मैंने डाला वॉलेटाइल लिक्विड बी और इसको भी मैंने ऊपर से बंद कर दिया एक लिड लगाकर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वेपर्स होंगे बी के और ये मान लेते हैं कि जो वेपर प्रेशर है प्योर बी का, वो हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी ये हम मान लेते हैं है पी नॉट बी। नॉट रिप्रेजेंट करता है प्योर को। ठीक है, आगे जब हम मिक्सचर्स पढ़ेंगे जिसमें प्योर नहीं होगा तो वहाँ हम ये नॉट टर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, सर्कल बनाते हैं और इसको नॉट बोलते हैं, पी नॉट बी। ठीक है, तो ए की वजह से जो वेपर प्रेशर है, प्योर लिक्विड ए जब भरा कंटेनर में उसका जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट ए, और जब बी को भरा गया एक कंटेनर में तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो है इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। एक तीसरा कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया, ए भी डाल दिया और बी भी डाल दिया। अब ये मिक्सचर बन गया दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का। इसको कंटेनर को ऊपर से हमने कर दिया बंद। अच्छा सा बनाते हैं थोड़ा, इसमें मेरे पास ए और बी दोनों है, यहाँ पे मैंने कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है, अब ये मिक्सचर हो गया दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का। यहाँ पे जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स किस वजह से होंगे, एक तो ए के वेपर्स प्रेजेंट होंगे जिसको मैंने दिखा दिया ब्लू कलर से, ऐसे हर जगह होंगे, और जो है बी के प्रेशर्स भी प्रेजेंट होंगे, बी के वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अब हमारे पास ए के वेपर्स भी प्रेजेंट है और बी के वेपर्स भी प्रेजेंट है। ए भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा और बी के वेपर्स भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि ए की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो है पी ए और बी की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो है पी बी। इस बार हमने नॉट का साइन नहीं लगाया, नॉट तब लगाते हैं जब प्योर की बात हो रही हो। अभी मिक्सचर की बात हो रही है तो हमने सिंपली पी ए और पी बी बोल दिया कि ए की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, ए के वेपर्स जो है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हमने बोला पी ए, और पी बी की जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो है पी बी। तो यहाँ लिख देते हैं ये है वेपर प्रेशर ड्यू टू ए और ये है हमारे पास वेपर प्रेशर ड्यू टू बी। ठीक है, अब टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, अगर मैं पूछूं इस सोल्यूशन में पी टोटल कितना होगा तो वो इन दोनों वेपर प्रेशर का सम होगा, ए की वजह से कितना प्रेशर है प्लस बी की वजह से कितना प्रेशर है। तो पी टोटल हमारे पास हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो प्योर के केस में वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, प्योर लिक्विड बी के केस में था पी नॉट बी, और मिक्सचर के केस में हमारा वेपर प्रेशर पी टोटल इक्वल है पी ए प्लस पी बी के। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, फ्रेंच साइंटिस्ट राउल्ट्स, उसने क्या बोला
एक फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसिस मार्ते राउल्स आया, उसने हमें एक डेफिनेशन दी। उसने बोला कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब कि मिक्सचर है हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड का, उसके अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर और कुछ नहीं, इसको बोला गया है। ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है। जब प्योर होता है तो वेपर प्रेशर बोलते हैं, मिक्सचर के केस में हम पार्शियल वर्ड भी लगा देते हैं। तो ये पी ए और कुछ नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए है। ठीक है, तो उसने बोला कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इस बात का? हमारे पास जो बीकर था इसमें दो कंपोनेंट्स थे, ए और बी। ठीक है, इस कंपोनेंट को, इसको बीकर को हमने ऊपर से बंद कर रखा था। यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए था और पी बी था, और इन दोनों का सम टोटल था। अब राउल्स ने ये बोला कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, दो कंपोनेंट्स है ए और बी, पहले ए उठा लेते हैं। ठीक है, उसने बोला जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो ये देखो, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल काई से। ठीक है, अब अगर सपोज एक बीकर है, उसमें मेरे पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, ए के नंबर ऑफ मोल्स, अब हम मान रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स एन ए है और बी के नंबर ऑफ मोल्स बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, ए के हमने कितने मोल्स अज्यूम करे हैं, एन ए, और टोटल मोल्स कितने होंगे सोल्यूशन में, और ए और बी दोनों के मिला के एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, तो बी के कितने मोल्स है डिवाइड बाय टोटल मोल्स, बी के कितने मोल्स है एन बी, और टोटल मोल्स है हमारे पास एन ए प्लस एन बी। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन, ये आप लोग पहले ऑलरेडी सीख कर आए हो। तो राउल्स ने ये बोला कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। जो पी ए है, ए की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के मोल फ्रैक्शन पे। मतलब कि ये जो हमने लिया है मिक्सचर, इसमें ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, जितना ज़्यादा ए का मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट होगी ए की प्रेजेंट, और उतना ज़्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास, बी। तो बी का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के मोल फ्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा बी का मोल फ्रैक्शन होगा मतलब क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होगी। जो मोल फ्रैक्शन है वो कंसंट्रेशन टर्म ही है ना, जो रिप्रेजेंट करती है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है हमारा मिक्सचर में या सोल्यूशन में। तो जितना ज़्यादा बी का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा ए का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ए का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। ये बोला राउल्स ने। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगा देते हैं, जैसा कि हमेशा करते आ रहे हैं हम। तो पी ए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट आता है पी नॉट ए और काई ए एज इट इज। अब ये पी नॉट ए क्या है, अभी हमने पीछे सीखा था, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर लिक्विड ए। जब प्योर लिक्विड ए होगा, ये तो मिक्सचर की बात हो रही है, अगर हम मान ले कि प्योर ए है और हमने उसमें बी डाला ही नहीं, जब सिर्फ ए प्रेजेंट है, इस टाइम पे यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है उसको हमने बोला था पी नॉट ए, तो हमने यहाँ पे पी नॉट ए लगा दिया कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स, चेंज तो होगा नहीं ये। ठीक है, अब ए का जितना वेपर प्रेशर है वो तो उतना ही रहेगा, चाहे इसमें हम एक कितना मर्जी डाल दें। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं पी नॉट ए। तो हमारा बना पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ए इन मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, सेम काम हम यहाँ करेंगे बी के केस में। पी बी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाया, एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा पी नॉट बी
काय बी। पी नॉट बी क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर लिक्विड बी। जब हमारे कंटेनर में सिर्फ बी होगा, कोई भी ए नहीं होगा, मतलब हम मिक्सचर की बात नहीं कर रहे, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट बी। पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू बी, और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इस कंटेनर में जो टोटल वेपर प्रेशर था वो कितना था, पी टोटल। पी टोटल इक्वल था हमारा पी ए प्लस पी बी के। ठीक है, अगले पेज पे लिखते हैं सबको। हमने देखा था कि पी टोटल इक्वल था पी ए प्लस पी बी के। अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि पी ए इक्वल है पी नॉट ए काई ए के, और पी बी इक्वल है पी नॉट बी काई बी के। इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ ऊपर पुट कर देते हैं, तो पी टोटल किसके इक्वल आएगा, पी टोटल इक्वल आएगा पी नॉट ए काई ए, पी ए की जगह हमने ये पुट कर दिया, प्लस पी नॉट बी काई बी। तो ये हो गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर। ये है हमारा राउल्ट लॉ। ठीक है, तो राउल्ट लॉ में सारी कहानी वेपर प्रेशर की है कि अगर हमने कोई मिक्सचर लिया, अब सपोज करो 3 है, एक अभी तक हमने 2 माने थे, अब मान लेते हैं इसमें 3 चीज़ें हैं ए बी और सी। ठीक है, इस केस में पी टोटल क्या होगा, पी टोटल मतलब इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया, इसे अच्छे से बंद कर दिया, यहाँ पे 3 चीज़ों के वेपर्स होंगे, ए के होंगे, बी के होंगे, सी के होंगे। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल होगा ए की वजह से कितना वेपर प्रेशर है, प्लस बी की वजह से कितना वेपर प्रेशर है, प्लस सी की वजह से कितना वेपर प्रेशर है। ठीक है, पी टोटल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी इंटू सी। ठीक है, पी ए को हम लिख सकते हैं पी नॉट ए का ये, बी को लिख सकते हैं पी नॉट बी का आई बी, पी नॉट बी का आई बी, और सी को लिख सकते हैं पी नॉट सी का आई सी। तो 3 लिक्विड्स होंगे तो ये बन जाएगा हमारा पी टोटल। तो मेन हमारा ये है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये 3 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे रहने देते हैं। समझे क्या होता है राउल्ट्स लॉ, तो बस अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। सपोज करो इसका, अभी हम बात कर रहे हैं ए की, हमने देखा पी ए इक्वल है पी नॉट ए काई ए के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी ए हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई ए के। यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पता होगी 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, ना 1 से ज़्यादा हो सकती ना 0 से कम हो सकती है। मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो इस तरह से बना देते हैं, ये मैंने 0 मार्क करा, ये मैंने 1 मार्क करा, इस तरह मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे वेपर प्रेशर लिख दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर मैं काई ए को 0 पुट कर दूँ तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, ये हम पी ए डिनोट कर रहे हैं। पी ए की वैल्यू क्या आएगी, जब मैंने काई ए 0 पुट करा तो ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू 0 इक्वल टू 0। तो पी ए की वैल्यू हो गई 0। तो जब मोल फ्रैक्शन 0 है तो पी ए भी मेरा कितना है, 0 है। अब क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को 1 पुट कर देते हैं। जब मोल फ्रैक्शन को 1 पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा पी नॉट ए के, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है तो हमारा वेपर प्रेशर, सपोज ये मान लेते हैं ये है पी नॉट ए। ठीक है, कुछ वैल्यू होगी 100, 50, 200 कुछ भी, हम सबने मान ली कि सपोज ये वैल्यू है। तो जब मोल फ्रैक्शन 0 था तो पी ए 0 है, जब मोल फ्रैक्शन 1 है तो जो पी ए है वो पी नॉट ए के इक्वल है। मतलब कि हम प्योर की बात कर रहे हैं, अब प्योर लिक्विड ए है। मोल फ्रैक्शन जब ए का 1 हो गया तो मतलब बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0। कैसे, आप लोगों ने पढ़ा होगा काई ए प्लस काई बी 1 के बराबर होता है। अब जब मैंने
इसको इस तरह लिख सकते हैं, काई ए मैंने 1 मान लिया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो मतलब बी प्रेजेंट ही नहीं है हमारे सोल्यूशन में, उसका मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब बी है ही नहीं हमारे सोल्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है। तो उस टाइम पे वो प्योर लिक्विड ए हो गया, और प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए के बराबर होता है, जो कि हमने यहाँ देख भी लिया। ठीक है, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये ग्राफ बना हमारा ए के लिए। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इस साइड मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, इधर जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, और मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना पॉसिबल है, पी नॉट ए, और ये रिप्रेजेंट करता है प्योर को। अब इस टाइम पे कोई भी बी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में। ठीक है, अब सेम काम करते हैं हम बी के लिए। अब मैंने लिया लिक्विड बी, बी के लिए पी बी इक्वल होगा पी नॉट बी काई बी के। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मैंने बनाया काई बी का मोल फ्रैक्शन 0 से 1, इस साइड हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास पी बी। जब हम काई बी को 0 पुट करेंगे तो पी बी 0 के इक्वल आएगा इस तरह, और जब काई बी को यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो पी बी पी नॉट बी के इक्वल आएगा। मान लेते हैं ये वैल्यू कुछ ये है इस तरह से। ठीक है, तो सेम वही हो रहा है, जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, बी की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज कर रहा है। इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बना बी के लिए। इस ग्राफ को अगर मैं इस तरह बना दूं, बस हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन तो लिया, लेकिन बी का मोल फ्रैक्शन 1 इधर ले लिया और 0 इधर ले लिया। ग्राफ को जो है बस रिवर्स कर दिया, उधर से प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो वेपर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पर ये पी नॉट बी के इक्वल होगा इस तरह से। बस इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 0 और 1 को चेंज कर दिया, इस तरह से हो गया। अब ऐसा क्यों करा है, इसको रिवर्स क्यों कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं मिक्सचर की, जिसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है। तो इस ग्राफ को, इन दोनों ग्राफ को जो है कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन करके क्या बनेगा देखो। हमें क्या करना है, इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करना है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ पे बनाते हैं एक्स एक्सिस, तो काई ए 0 है और यहाँ पर काई ए 1 के बराबर है। ठीक है, और उस ग्राफ में यहाँ पे काई बी 1 है, यहाँ पे काई ए 0 है, काई बी 0 है। हम जो है इन दोनों ग्राफ को कंबाइन कर रहे हैं, इसकी एक्स एक्सिस और इसकी एक्स एक्सिस, दोनों की एक्स एक्सिस हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, लेकिन बी का मोल फ्रैक्शन कितना है 1, मतलब कि प्योर बी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्यूशन में ए प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी प्रेजेंट है। और ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर ए को, कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन 1 है और बी सॉल्यूशन में है ही नहीं। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे ऊपर खींच दी लाइन। पहले इस ग्राफ की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन इस तरह से इंक्रीज हो रहा था, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आया पी नॉट ए। ठीक है, उस ग्राफ की बात करें तो इस तरह से आया ये, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा पी नॉट बी। हमने दोनों ग्राफ को मर्ज कर दिया। ठीक है, दोनों ग्राफ एक ही उस पर बना दिए। अब देखो, जब मैं पी नॉट ए और पी नॉट बी यहाँ से एक लाइन खींचूँ, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी पी टोटल को, जो कि इक्वल होगी पी ए प्लस पी बी के। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बनेगा। ये देखो, ये हमारा फाइनल ग्राफ है मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए। इस तरह से हमें ग्राफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और राउल्ट्स लॉ क्या है, ये हमारा राउल्ट्स लॉ है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। मेन आपको बस ये याद रखना है कि पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब पहला क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन हैज़ 1:4 मोल रेशियो
of pentane to hexane. The vapor pressure of pure hydrocarbon at 20 degree Celsius is 440 mmHg. mmHg क्या है? ये प्रेशर की यूनिट होती है mmHg फॉर पेंटेन एंड 120 mmHg फॉर हेक्सेन. व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन? सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पूछा है. पी टोटल किसके इक्वल होता है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के. ठीक है. पी अब हमारे सोल्यूशन में किस किस का मिक्सचर है? पेंटेन का और हेक्सेन का. एक काम करते हैं, ए को पेंटेन मान लेते हैं और बी को हेक्सेन मान लेते हैं. ठीक है. अब पेंटेन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, मतलब पी नॉट ए. पेंटेन का प्योर का वेपर प्रेशर देखो 440 mmHg दे रखा है. बोल रखा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन. प्योर हाइड्रोकार्बन मतलब प्योर पेंटेन है हमारे पास 440. तो पी नॉट ए हमें दे रखा है 440 mmHg. और हेक्सेन के लिए कितना दे रखा है वेपर प्रेशर? 120. तो प्योर हेक्सेन का वेपर प्रेशर हो गया 120 mmHg. ठीक है. अब हमें निकालना है काई ए और काई बी. इसे निकालना डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. कैसे? काई ए क्या होता है? अभी हमने पीछे देखा काई ए होता है Na अपॉन Na प्लस NB. ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का. अगर मुझे कहीं से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मिल जाए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मिल जाए तो हम आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. अब ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से मिलेंगे? ये देखो 1:4 मोल रेशियो दे रखा है. 1:4 मोल रेशियो का क्या मतलब है? पेंटेन टू हेक्सेन. बोल रहा है कि पेंटेन के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन हेक्सेन के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमें 1:4 मिलेगा. ये मतलब हुआ इसका 1:4 मोल रेशियो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेक्सेन का रेशियो 1:4 है. तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पेंटेन को हमने ए से रिप्रेजेंट करा है. पेंटेन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1x और हेक्सेन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 4x. जब डिवाइड करेंगे तो 1:4 आ जाएगा. तो हमें Na मिल गया x के इक्वल और Nb मिल गया 4x के इक्वल. यहाँ पुट कर देते हैं. Na हो गया x, ये हो गया 4x प्लस 5x. किसके? ये आ गया x प्लस 4x. x अपॉन 5x कट करा 1/5. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल गया हमें 1/5. सिमिलरली हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेते हैं. यहाँ निकाल लेते हैं. ये इक्वल होगा NB Na प्लस NB के. NB के मोल्स हैं 4x, नीचे आएगा x प्लस 4x मतलब 4x अपॉन 5x. x से x कटा 4/5. ठीक है. अब हमारे पास पी नॉट ए है, काई ए है, पी नॉट बी है, काई बी है. इन सब की वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे. सिंपल. पी टोटल दूसरे कलर से करते हैं. पी टोटल पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? 440 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने निकाला था 1/5 प्लस पी नॉट बी कितना है 120 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये रहा 4/5. इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. और आंसर की यूनिट होगी क्या? mmHg, क्योंकि हमें प्रेशर भी इन्होंने mmHg में दे रखा था. समझ गए? तो सिंपली इस फॉर्मूले से राउल्स लॉ से आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन. आपको पी नॉट ए की वैल्यू दे रखी है, पी नॉट बी की दे रखी है, काई ए और काई बी की हम निकाल सकते हैं उनके फॉर्मूले से. सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, करके देखो खुद से. कह रहा है कि अ सोल्यूशन कंटेन्स बेंजीन एंड ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2. बेंजीन के मोल्स एन से मोल्स रिप्रेजेंट करा और ऑक्टेन के मोल्स का रेशियो है 3:2. तो हम ऐसा मान लेते हैं बेंजीन के मोल्स 3x है और ऑक्टेन के मोल्स 2x है. और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 3 + 2 5x. ये हो गए हमारे पास टोटल मोल्स.
अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में टोटल मोल्स। बेंजीन के मोल्स हमने अज्यूम करे हैं 3x है और टोटल मोल्स हमारे पास 5x है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया 3/5। अब निकालना है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स 2x, टोटल मोल्स है हमारे पास 5x, x से x कट करा 2/5 आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। अब हमें चाहिए बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर। इसकी वैल्यू दे रखी होगी, बेंजीन के लिए 280 दे रखी है, यूनिट mmHg। और पी नॉट ऑफ ऑक्टेन कितना दे रखा है? ये हमको दे रखा है 420 mmHg। ठीक है, और पूछा क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो आराम से हो जाएगा। इसे अब हटा देते हैं इधर से। हमें पता है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल इक्वल होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के। अब हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाल ली है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। पी नॉट ए है, ए को बेंजीन मान लेते हैं और बी को ऑक्टेन मान लेते हैं। बेंजीन के लिए 280 इंटू मोल फ्रैक्शन 3/5 प्लस 420 इंटू 2/5। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा mmHg में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q आर 80 एंड 60 टॉर रिस्पेक्टिवली। टॉर भी एक प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, तो इस बार हमें mmHg की जगह टॉर में दिया गया वेपर प्रेशर, तो आंसर भी टॉर में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। P का कितना दे रखा है वेपर प्रेशर, मतलब P नॉट P। इस बार A और B की जगह लिक्विड्स का नाम P और Q है। तो ऐसा बोला गया है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें दो लिक्विड्स है P और Q। P नॉट, P की वैल्यू दे रखी है 80 टॉर, मतलब अगर सिर्फ प्योर P होगा तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर है 80 टॉर, और जब सिर्फ Q प्रेजेंट है तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर है 60 टॉर। अब व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग? P के कितने मोल्स दे रखे हैं? 3 मोल्स, और Q के दे रखे हैं 2 मोल्स। टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल मोल्स हो गए 3 + 2 5 मोल्स। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ P। मोल फ्रैक्शन ऑफ P इक्वल होगा P के कितने मोल्स है अपॉन में टोटल मोल्स। P के कितने मोल्स है हमारे पास? 3, और टोटल मोल्स है 5। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ P। मोल फ्रैक्शन ऑफ Q किसके बराबर होगा? 2/5। Q के कितने मोल्स है? 2, और टोटल मोल्स हो गए 5। अब हमें क्या निकालना है? टोटल वेपर प्रेशर। कैसे निकालेंगे? राउल्ट्स लॉ की मदद से लगा देते हैं। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। इसको हम P मान लो, इसको Q मान लो, या जहाँ A लिखा है वहाँ P लिख दो, जहाँ B लिखा है वहाँ Q लिख दो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू है 80 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन 3/5 प्लस ये है 60 इंटू 2/5। इसे सॉल्व कर दोगे, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। बॉड मास से सॉल्व करना है, ये नहीं कि पहले प्लस कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ये ब्रैकेट, और दोनों को ऐड कर दोगे। जब सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा टॉर में। ठीक है, इस बार यूनिट रहेगी टॉर। समझ गए? तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।